topics related to GK or current affair. Most important. जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से संबंधित सामान्य है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। आप सब लोग यूट्यूब पर देखते हैं, विभिन्न तरह के यूट्यूबर्स हैं या वीडियो बनाने वाले लोग हैं जो कर क्या रहे हैं कि दे कलेक्ट द कंटेंट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस एंड प्रेजेंट हियर ऑन द बोर्ड एज अ पीपीटी एंड दे स्टार्ट द टीचिंग. And the most of you, more than 85% on the YouTube, you will find that they display one gadget here, another is here, another is there. They look there and explain here. अगर इस तरह की पढ़ाई करनी है तो आप में से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो छात्र है या कोई कहीं भी जो YouTube पर देख रहा है, जो वो हम जैसे लोगों को या इस तरह की संस्था में आ जाए और हम पूरी कंटेंट दे जाकर पढ़ाएं. क्योंकि आजकल YouTube पे पढ़ाना बहुत आसान काम, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है. 85% लोग इसी आसानी का सहारा लेकर यूट्यूबर्स बन जा रहे हैं, टीचर बन जा रहे हैं. कहने का मतलब उन्हें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक का नहीं है, डिफरेंट जगह से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसे डिस्प्ले करवा के और टीचर बन जा रहे हैं. और वो सबसे बड़ा धोखा है. यह तक इस पर यूट्यूब या इस तरह की जो बेहतर साइट है, आधुनिक जमाने का इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि अपनी बात आप पूरे दुनिया के सामने रख सकते हैं. इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये, लेकिन इसका मिसयूजेज है. कहने का मतलब अभी एक सर्वे आया था तो ये पाया गया कि यूट्यूब पर 85% कंटेंट निगेटिव है. निगेटिव इन द सेंस आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट टर्मिनोलॉजी. उस टर्मिनोलॉजी को हम व्याख्या नहीं कर सकते. 85% इस तरह की है. तो आप पहले से सोच लो कि अब उस 15% जो अच्छे लोग हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, इन 15% को आप जज कैसे करोगे. ये सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबसे बड़ी समस्या इस देश में झोला छाप डॉक्टरों से थी, लेकिन आधुनिक जमाने में झोला छाप अध्यापकों से है, जो सच में कहीं ना पढ़े ना कुछ किए, बस टीचर बन गए. किसी भी बच्चों के तो हम वनडे एग्जाम के फोकस से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे भी पढ़ाने के लिए आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उतना ही परोसिए जितना बच्चा डाइजेस्ट कर पाए. आपने सारी कंटेंट तो डिस्प्ले कर दिया एक तरफ से, 5000 कंटेंट, जैसा कि हमने प्रारंभ में बोला कि साल भर का करंट अफेयर तैयार करोगे तो 9 से 10,000 फैक्ट नहीं बनेगा, 18,000 फैक्ट बनेगा. और अगर कोई एक्सपर्ट है उसी को 3,000 फैक्ट में बदले, अर्थात 300 टॉपिक्स में बदल दे, तो वो सही है कि जो 900 टॉपिक्स पढ़ा रहा है वो सही है. और ये कर कैसे सकते हैं? जो एक्सपर्ट होगा, जिसे आइडियाज है एग्जाम से रिलेटेड चीजों का, कि किस तरह का किस परीक्षा में आ रहा है, क्या पैटर्न पकड़ रहा है, तभी कर सकते हैं. तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पर फोकस हो जाइए. तब हमने अब तक जो टॉपिक कवर किया बड़े आसान तरीके से इसलिए बोला, एकदम सामान्य तरीके से, कि जो यहाँ बैठे हैं वो लिख सके या समझ सके. जो YouTube पर भी मुझे हम लोगों को ये ध्यान में रखते हुए पढ़ाना पड़ता है इस एकेडमी में या इस संस्था में, कि जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है या बिग रेड सिटी का ही, शहर में ही रहने वाला बच्चा है, जिसे आसानी से बात समझ सके धीरे धीरे. हम चाहे तो बहुत गतिवान भी हो सकते हैं, लेकिन हम गति नहीं पकड़ रहे हैं, स्लो मोशन में इसलिए चल रहे हैं जिससे बच्चा ज्ञान को कंठस्थ करते चले. क्योंकि सामान्य ज्ञान ही नहीं, जो सामान्य अध्ययन या सामान्य जागरूकता या करंट अफेयर इतना बृहद है कि जितना करोगे उतना कम है. अंग्रेजी में एक कहावत है, द मोर एंड मोर यू रीड द एक्सटेंट ऑफ इग्नोरेंस इंक्रीज. द मोर एंड मोर यू रीड द एक्सटेंट ऑफ इग्नोरेंस इंक्रीज. जितना ज्यादा आप पढ़ते हो उतना ज्यादा अज्ञानता का दायरा, चाहे आप एकेडमिक लाइफ में जाओ चाहे कॉम्पिटिटिव लाइफ में आओ. एकेडमिक लाइफ तो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी जब उसमें आप पुस्तक खोलते हो तो आपको लगता है कि अभी ये भी रह गया है, वो भी रह गया है, ये भी रह गया है. और कुछ बच्चे तो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं तो दे हैंग, देयर माइंड्स हैंग लाइक योर मोबाइल. अचानक डाटा बहुत ज्यादा आ जाए और मोबाइल आपका बंद हो जाए. ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क के साथ होता है. अचानक हम बहुत चीजें कवर करने के चक्कर में फिर लास्ट में वी टेक द हेल्प ऑफ दैट गैजेट, वी स्टार्ट to watch the reels,
to create the endorphin and dopamine in our body. Do you know the endorphin and dopamine? इंडोरफिन के बारे में जानते होंगे जो साइड पढ़ते हैं. इंडोरफिन एंड डोपामाइन ये क्या है? दो हार्मोन्स हैं और दोनों आपके शरीर में फील गुड अच्छा महसूस करवाते हैं. जब आप अपनी पसंद का वीडियो या कुछ मजेदार चीज देखते हो तो आपको बहुत आनंद आता है, और सर्वाधिक आनंद तब आता है जो रियल का गेम है. व्हेन यू मेक द डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक, बोथ हार्मोन्स आर मोस्ट एक्टिव. कोई भी हो वो तो सही चीज है, ठीक है. यू आर अटैच्ड एंड लव्ड वन. जैसे आपको, ये तो मैंने उस तरह की बात बोला, अगर आपके मम्मी या पापा आप कुछ कर रहे हो अप्रिसिएट करते हैं फिर भी आपको फील गुड होता है कि बेटा कितना पढ़ोगे, अप्रैक्ट हो, तो आपको आनंद आता है और फिर मन करता है कि आधे घंटे और पढ़ ले. यही मोटिवेशन. और इस मोटिवेशन का ग्रामीण क्षेत्र या बी ग्रेड की सिटीज में या ए ग्रेड की सिटीज में रहने वाले बच्चों का को मिलता नहीं है, उसका अभाव है. और जिसे मिलता है वही आगे बढ़ जाता है, और कुछ को तो नहीं मिलता फिर भी अपनी जद्दोजहद से इस तरह के हार्मोन्स जागृत करते हैं. इसलिए मेरा यहां ये कहने का ये मतलब सिर्फ एक था कि YouTube पर रील देखकर उससे प्रेरणा लेकर आप इस हार्मोन को ना जागृत करें. ये लक्ष्य करें कि हमें दरोगा बनना है, दरोगा से हमें कमांडेंट बनना है, या हमें इस देश में ये काम करना है. कुछ अपने लक्ष्य को बड़ा करें और ये सोचे कि हमारा रास्ता जो चल रहे हैं ठीक है. और स्कॉलर्स एकेडमी ये विश्वास दिलाती है कि अगर आप इसके कहे हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी, अर्थात 100%. क्योंकि वेल रिसर्च्ड कंटेंट प्रस्तुत करते हैं. वेल रिसर्च्ड. लग रहा होगा कि बहुत स्लो मोशन में चल रहा है, ये क्या है, लेकिन ये पढ़ाई साल भर की होती है. और उस साल भर की पढ़ाई में हम इतना हिट दे देते हैं कि बच्चा खुद करे. अब तक हमने सामान्य ज्ञान पढ़ाया, लेकिन आपको बहुत मेथोडोलॉजी बताई कैसे आपको सामान्य ज्ञान स्वतः सीखना है, बिना बहुत विशेष प्रयास किए, बिना बहुत पसीना बहाए. हमने चीजें आपको डाटा कलेक्शन का तरीके बताए कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से, जैसे डीडी न्यूज है, ऑल इंडिया रेडियो है, या किस तरह से जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है या पत्रिका है, किन किन तरह की पत्रिकाओं या न्यूज़पेपर का उपयोग करना है, उन सब का भी हमने बकायदा चर्चा किया है. खैर आज आए जो पहला टॉपिक है, आपसे मैं बोलता हूं, पूछता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन. वन नेशन वन इलेक्शन आप सुने हैं? वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? ये एक राष्ट्र एक चुनाव, ये सामान्य ज्ञान का मुद्दा है, सामान्य परिचर्चा का विषय है और भारतीय राज्य व्यवस्था से भी संबंधित है. एक राष्ट्र एक चुनाव अर्थात एक देश एक चुनाव, और अगर शुद्ध हिंदी भाषा में लिखेंगे एक देश एक चुनाव. इस शब्दावली से या इस फ्रेज से, इस वाक्यांश से आप क्या समझ रहे हैं? है क्या एक देश एक चुनाव? क्या ये कोई स्कीम है, कोई मिशन है, कोई प्रोग्राम है? मिशन नहीं, एक चर्चा के विषय के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीडिया में या मीडिया गैलोर में ये हो गया कि एक देश एक चुनाव. अभी ना तो ये मिशन है, ना प्रोग्राम है, ना ही ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है भारत सरकार का. एक इनिशिएटिव से कि आपने बात छोड़ दिया कि इस पर लोग चर्चा करें. क्या एक देश एक चुनाव इस देश में संभव है? एक देश एक चुनाव का सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का जो हाउस ऑफ द पीपल है, अर्थात जो 675 जिले हैं, 675 जिलों में प्रत्येक जिले में सांसद एक होता है जो चुन कर जाता है. उसके अतिरिक्त कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रयागराज है, इसकी जनसंख्या ज्यादा है तो 2 या 2 से अधिक सांसद चुने जाते हैं. तो कुल सांसदों की संख्या राज्यसभा लोकसभा में कितनी है हमारे? कितनी जी 543 इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं प्लस 2 नॉमिनेटेड जाते हैं. जी अब इस बार हटा दिया गया है. यद्यपि मैक्सिमम सीट जो भारत के संविधान में वर्णन है, मैक्सिमम लोकसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? प्लीज पे अटेंशन.
कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान में वर्णित है, हो सकती है 552, 552। प्लीज पे अटेंशन, भारतीय संविधान की बात हो रही, खत्म हो गए हैं वो अलग चीज है, नॉमिनेटेड। लोकसभा के साथ जो उसका अपर हाउस है वो राज्यसभा है, उससे हमें फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन से नहीं मतलब रखना है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में वर्णित है कि 1/3 सदस्य राज्यसभा के अर्थात भारत के उच्च संसदीय सदन के प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। अर्थात हमारे देश में अपर हाउस राज्यसभा जो है इसका डिसॉल्वमेंट नहीं है, कभी भंग नहीं होता, हमेशा कार्य करता रहता है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में ये नहीं आता। दूसरा जो है राज्य की विधानसभाओं का चुनाव, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव जिसे एमएलए बोलते हैं, एमएलए सुना है ना। यद्यपि यहां भी इसका अपर हाउस होता है जो एमएलसी कहा जाता है, लेकिन देश के सिर्फ 6 राज्यों में ये चुनाव होता है। कितने राज्य में ये एमएलसी का व्यवस्था है, बाइकैमरल द्विसदनीय व्यवस्था सिर्फ 6 राज्यों में है। क्या उत्तर प्रदेश में ये द्विसदनीय व्यवस्था है? 6 राज्यों में है, 6 स्टेट्स में ये है द्विसदनीय व्यवस्था, अर्थात एमएलसी उसका अपर हाउस होता है स्टेट का। यहां भी इसे भी राज्यसभा में भी इसे भी एमपी कहते हैं और इसे भी एमपी कहते हैं। दोनों में अंतर यह है कि ये अप्रत्यक्ष वोटों के आधार पर चुना जाता है, अर्थात जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इन्हें चुनते हैं और इन्हें सीधे जनता चुनती है एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से। जनता की उम्र क्या होनी चाहिए? जो देश का नागरिक है 18 या 18 से अधिक। ठीक वही नियम यहां भी लागू होता है, 18 या 18 से अधिक लोग राज्य की विधानसभाओं का चुनाव करते हैं। यही भारत सरकार चाह रही है कि दोनों चुनाव, इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार या भारत के कुछ राजनीतिक दल या देश की जनता चाह रही है कि दोनों चुनाव एक साथ हों। एक साथ होने का सिर्फ एक मुद्दा है कि जिससे ह्यूमन रिसोर्स का ज्यादा उस पर एक्सपेंडिचर ना हो, भारत सरकार का जो राजस्व का जो पैसा खर्च होता है चुनाव करवाने में उसमें कटौती हो, क्योंकि विभिन्न राज्य में विभिन्न बार चुनाव होता है, एक बार हो जाए तो ठीक रहे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा मानती हैं कि अगर एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव होगा तो जो रूलिंग गवर्नमेंट रहेगी, जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार रहेगी, वो फायदा उसका ले सकती है। जैसा कि 21वीं सदी में विशेष रूप से 1990 के बाद, 80 के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर आरोप लगते रहते हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन आपके अंडर में काम करता है। यद्यपि जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस तरह की संस्था है? संवैधानिक संस्था है और स्वायत्त है। ये किसी भी राजनेता की सुनती नहीं है। इसका चुनाव प्रक्रिया स्वायत्त है, संवैधानिक दर्जा होने के नाते ये अपने तरीके से चुनाव करवाते हैं। ये तब जब भी ये सलाह लेंगे ऑल पार्टी मीट लेंगे, सभी पार्टी की जो रजिस्टर्ड पार्टी इनके यहाँ है। जैसे अभी वर्तमान में कितनी पार्टी है? 41 है रजिस्टर। हर रोज वैसे एप्लीकेशन 500-700 पार्टीज का जाता है एवरेज, लास्ट ईयर का डाटा था। हमें रजिस्टर्ड कर लो पॉलिटिकल एंटिटी की तौर पर। लेकिन अभी 41 पार्टियां जो है जिनके चुने हुए सदस्य 41 पार्टियों के लोकसभा की सदस्य हैं, अर्थात देश में 41 राजनीतिक दल है, 41 राजनीतिक दल, ध्यान रहे, जिनके चुने हुए सदस्य कहां है? लोकसभा में, जो निम्न सदन है और जहां से जिसके मेजॉरिटी के आधार पर भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब आपसे ये तो थोड़ा परिचय मैंने दे दिया। दूसरा, आप अपना आइडिया डेवलप करो कि एमपी जो लोकसभा का होता है प्लस एमएलए जो स्टेट असेंबली का होता है, एमएलए का चुनाव या एमपीज का चुनाव स्टेट असेंबली का क्यों साथ में करवाते? एक बात तो एक्सपेंडिचर रोकना, दूसरा आप लोग सोचो क्यों सरकार चाह रही है करवाने का, या कुछ राजनीतिक दल चाह रहे हैं, या कुछ राजनीतिक दल क्यों विरोध कर रहे हैं
इसके अलावा जो हमने चर्चा की स्टेट असेंबलीज, असेंबलीज का मतलब राज्य विधानसभाएं, राज्य विधानसभाएं। आप आइडिया जनरेट करें और बताएं। जी जी, एक ये बहुत बड़ा, एक सर्वाधिक, उससे भी बड़ा एक्सपेंडिचर से भी बड़ा एक ये इसका फैक्टर है कि देश में जिससे विकास कार्य स्मूथली चले, सुचारू रूप से एक साथ। ऐसा ना हो कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं एक्स्ट्रा स्कीम अनाउंस हो गई और कहीं हुई ही नहीं। पैन इंडिया इसका असर हो। दोनों जो स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है पैन इंडिया, अर्थात पूरे देश में, पूरे देश भर में एक साथ एक तरह की स्कीम काम करे, जिससे जो जिस क्षेत्र में राज्य पिछड़ा हुआ है उस पर विशेष फोकस दिया जाए। ये ना सोचकर कि चुनाव होने वाले हैं, राजनीति करनी है, सरकार बनानी है, उसे ध्यान में रखते हुए कुछ नई योजनाएं वहां लॉन्च कर दी जाए। ऐसा जैसा कि होता रहता है। जैसा अभी बिहार में चुनाव हुआ, एक पार्टी कह रही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी कह रही हम हर घर रोजगार देंगे, कोई कह रहा है हम हेल्थ भी फ्री कर देंगे। ये तो कितना फ्री है हेल्थ सब जानते हैं, टू विच एक्सटेंट इट इज फ्री। अब आपसे इससे रिलेटेड हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया, ये जानना चाहेंगे कि अब तक भारत में क्या कभी एक साथ चुनाव हुआ है? कितने लोगों को पता है कि एक साथ चुनाव हुआ है? एक साथ चुनाव अर्थात लोकसभा और राज्य की सभी विधानसभाओं का चुनाव, जो राज्य उस वक्त अस्तित्व में थे, एक साथ हुआ है चुनाव। कितनी बार हुआ है? जब देश आजाद हुआ तो पहली बार चुनाव, पॉइंट्स में लिख देंगे, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में, अर्थात 1952 में हुआ था पहला चुनाव। ये दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। किसके? लोकसभा के एमपीज की और स्टेट के सभी एमएलए का चुनाव एक साथ हुआ था। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक बार हुआ था। अब एग्जैक्ट आप संख्या बता सकते हैं? आइडिया तो है डियर कैंडिडेट्स। क्या यह प्रश्न नहीं बन सकता कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ राजनीतिक दलों की मंशा है कि एक साथ हो, राज्य की और राज्य विधानसभाओं की और लोक विधानसभाओं की। फॉर्म बदल जाएगा प्रश्न का। अब तक चुनाव इस देश में एक साथ विधानसभा या लोकसभा का कितनी बार हुआ है? विकल्प दे देगा, एक बार, दो बार, चार बार, इनमें से कोई नहीं। है ना प्रश्न? और ये चर्चा का विषय था 2024-25 में। बहुत इस पर 2-3 महीने डिबेट हुए। ये तो फिर कुछ मुद्दा बदलता रहता है, क्योंकि आज सोशल साइट्स का जमाना है, सोशल मीडिया का। एक कुछ होता है, अभी देखो बिहार का इलेक्शन हो रहा था, सारे मीडिया वाले चला रहे थे, दिल्ली में बम फूट गया। अब किसी चैनल पे सुबह से शाम तक कल से वही चर्चा हो रही है। दिस इज द आइडिया ऑफ करप्ट डेमोक्रेसी। एक भ्रष्ट लोकतंत्र में मीडिया की इस भूमिका को संदिग्ध मानी जा सकती है। क्या आप दिन भर खबर चलाने के लिए वही एक मुद्दा बचा है? हमारे पास एजेंसियां हैं, एनआईए है, सीबीआई है, ईडी है, या विभिन्न तरह की और खुफिया विभाग है। अब वो अपना काम करेंगे, आप उसे स्क्रोल में कुछ 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे या 2 घंटे दे सकते हो, ना कि 24 घंटे सिर्फ एक ही खबर चलाओ। क्या इस देश में रोजगार का मुद्दा नहीं है? शिक्षा का मुद्दा नहीं है? क्यों आप नहीं चलाते? किसानों के लिए उनके कल्याणकारी नीतियों के बारे में आप चर्चा नहीं करते? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका लागू कैसे, उसके बारे में नहीं चर्चा करते? इसीलिए कैंडिडेट्स, हम प्रतियोगी छात्रों को सब कुछ जानना पड़ता है, अच्छी भी चीजें, बुरी भी चीजें। आप प्राइवेट चैनल से बचिए। अगर परीक्षा पास करना है इस देश में तो सरकारी चैनल पर ही आप नजर रखिए, क्योंकि प्रश्न उसी से बनते हैं और उसी से उठते हैं। किसी भी परीक्षा में वनडे एग्जाम्स विभिन्न तरह के इस देश में, विभिन्न प्रदेशों में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सरकार की एजेंसियां परीक्षा लेती हैं, उनके लिए भी वहीं से प्रश्न उठते हैं।
दूसरा चुनाव सेकेंड टाइम जो इलेक्शन हुआ कब हुआ? अब सीधा इसी में 5 आप ऐड कर ले, 1957 में भी एक साथ हुआ, एक साथ हुआ। फिर तीसरा चुनाव जब हुआ अब कब होगा? 5 साल इसमें ऐड करेंगे आप, 1962 में भी चुनाव एक साथ हुए। चौथी बार, फोर्थ टाइम फिर चुनाव हुआ 1967 में, एक साथ ही हुए। अर्थात कितनी बार एक साथ चुनाव हुआ है? ये कोई नई बात नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग्स। इस देश के लिए नई बात नहीं है। जो चर्चा का विषय कोई राजनीतिक दल या उसका विपक्ष या पक्ष का दल छेड़ देता है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा हमारे देश में हुआ है, कोई क्रेडिट लेने की बात किसी की नहीं है। लेकिन वो वक्त कुछ और था, सरकारें गिरती भी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है, इरेगुलरिटी होगी। तो इससे जो अगर मैं व्यक्तिगत मेरी राय पूछी जाए तो एक साथ चुनाव होगा भी, लेकिन वो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, क्योंकि पहले था एंटी डिफेक्शन लॉ का, सुने हैं कि अगर कोई पार्टी से चुना हुआ एमएलए या एमपी है छोड़कर खुद जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, और अगर कोई राजनीतिक दल उसे निकालता है तो उसकी सदस्यता रद्द। लेकिन अगर उस पार्टी के चुने हुए 2/3 जो सदस्य चुने हैं, चाहे एमएलए हो या एमपी, एक साथ किसी पार्टी में मूव कर जाते हैं, तब पर भी उनकी सदस्यता खत्म। जैसे आपने बिहार के चुनाव में देखा, महाराष्ट्र का इसके पहले चुनाव देखा, इसके पहले कर्नाटका में लगभग 5-7 वर्ष पहले देखा आपने कि वहां मास डिफेक्शन हो गया। मास डिफेक्शन का मतलब कि ज्यादातर संख्या में एमएलए, फॉर एग्जाम्पल अभी रूलिंग गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है, इसके 2/3 सांसद अपोजिट दल में आ जाए तो 2/3 एमएलए, तो सरकार गिरना तय है, गिर जाएगी। या फिर किसी अन्य कारणवश जहां अगर मेजॉरिटी ना आए, क्योंकि हंग मेजॉरिटी चली जाती है। मान लीजिए आपको 403 विधानसभाएं हैं, जितनी जीते हुए दल के लिए कम से कम कितनी सीट की जरूरत होती है जी? 403 में से कितने की जरूरत होगी प्रदेश में, अपने प्रदेश में? सरकार बन 202। अगर मान लीजिए कोई 100 के अंदर है, विभिन्न दल है, 41 दल है और सब चुनाव लड़े, सब 100 के अंदर है, हंग मेजॉरिटी, तो फिर अब उसमें मान लीजिए लार्जेस्ट ना बन पाए, एक लिमिट ना डके, तो हंग मेजॉरिटी जाएगी, कोलैबोरेशन करके सरकार बनेगी तो, लेकिन क्या वो चल पाएगी ये भरोसा किया जा सकता है? तो फिर राज्य की जनता कहेगी अगले 6 महीने में फिर चुनाव करवाइए। तो कहने का मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन कल्पना ठीक तो थी, जो देश आजाद हुआ प्रारंभिक समय में सार्थकता इसकी थी, लेकिन आने वाले समय के लिए इसकी सार्थकता संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि चुनाव के आधार पर ही सरकारें बनेंगी, और जब चुनाव होगा तो फिर हंग मेजॉरिटी जाना तय है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि कोई रूलिंग पार्टी है उसी को फुल फ्लेज पे मिले और 5 साल राज करे, 5 साल के पहले भी सरकारें गिर जाती हैं, तो फिर इरेगुलरिटीज पैदा हो सकती है। इसलिए शायद मेरे व्यक्तिगत विचार से यह संभव नहीं है। कितनी बार हमें सामान्य ज्ञान के लिए जानने के लिए कितनी बार चुनाव हुआ है, ये की फोकस हमारा है, जो हमारे काम की बात है। दूसरा, प्लीज यू आर डिस्कसिंग समथिंग, हमारे साथ भी डिस्कस किया करो, कोलैबोरेट करके, प्लीज डोंट माइंड। इस देश में एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुआ, विभिन्न तरह के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका कुछ कथन है, लोकप्रिय कथन है, जो हम सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में पढ़ते हैं, किसी परिचर्चा में सुनते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के मुंह से सुनते हैं, या कुछ नेताओं के द्वारा उनके कहे हुए बात को नारे के रूप में उपयोग किया जाता है या आदर्श वाक्य मान लिया जाता है। जैसे आराम हराम है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब खून ही ले लेंगे तो आजाद होने से क्या मतलब? लेकिन इन द सेंस उसका कुछ सेंस और था कि यू सैक्रिफाइस एंड आई विल, यू बी एंड यू विल स्ट्रगल एंड गेट द फ्रीडम।
इसी तरह एक कोट था, बाल गंगाधर तिलक का कोट है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, इसे हम लेकर ही रहेंगे। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति था जिसने कहा इस देश में एक विधान, दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसने कहा? जी अब ऑप्शन नहीं, आइडियाज लगाए। उस दो विधान, दो विधान, दो प्रधान, आप अपने शब्दों में लिख लेना, दो विधान, दो प्रधान। दो विधान, दो प्रधान, दो देश, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दो संविधान, डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लंबी कविता है उनकी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यू हैव सर्च्ड, दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान, अर्थात इस देश में ना तो दो तरह की विधानसभाएं होंगी, ना दो देश होगा, ना दो संविधान होगा। किसने कहा? इन्हें शॉर्ट में ऐसे कहते हैं एसपीएम, अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। क्यों कहा? इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया, क्योंकि कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा था। वहां के महाराजा ने इस देश में सम्मिलित होने के लिए पूरा समर्थन दिया, पूरी स्वीकृत दिया था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करने के लिए इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए कानून अलग नहीं होगा और बाकी देश के अन्य हिस्सों के लिए अलग नहीं होगा। तभी इन्होंने नारा दिया, एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक दो प्रधान नहीं होगा। अर्थात एक देश में एक ही संविधान होगा, एक ही प्रधान होगा, एक देश, अर्थात एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं होगा, दो संविधान नहीं होगा। किससे ये रिलेटेड है? किस जगह से? जम्मू एवं कश्मीर से। यूनाइटेड नेशंस में ऐसा आरोप लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर चले गए। खैर वो सब इतिहास की बातें छोड़े, अब हम जम्मू कश्मीर की जब बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पता होगा। जम्मू एवं कश्मीर, अब यह भी मुद्दा आपके सामान्य ज्ञान से भी जुड़ा है और राज व्यवस्था से भी जुड़ा है और मूल विधि से भी जुड़ा है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन अधिनियम, पहले आयोग था, बाद में अधिनियम हो। रंजना देसाई इसकी अध्यक्षा थी, डिलिमिटेशन कमीशन की। अधिनियम 2019। ये है क्या? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्ट 2019 है क्या ये? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो? अगर प्रश्न बने कि अनुच्छेद 35A भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं है? था, अब नहीं है, क्योंकि प्रश्न घुमा से जम्मू कश्मीर से संबंधित 35A ही था। जी, इस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर जो राज्य है और दोनों को यूटी बना दिया गया। क्या दिया गया? संघ शासित प्रदेश। एक तो जम्मू एंड कश्मीर स्वतः और दूसरा लद्दाख। अपने शब्दों में आप लिख लेना। अब इसमें जो मुख्य बात है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल अर्थात राजधानी कहां है? फिर भी दो जगह है, अभी श्रीनगर में है और
जम्मू में है। अभी भी इनकी राजधानी दो जगह है, जम्मू में और श्रीनगर में। एक जगह गर्मी में होती है और दूसरी जगह, यद्यपि वहां हमारे आप जैसे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए वहां हमेशा ठंडी ही ठंडी है। गर्मी में भी चलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यहां की राजधानी कहां बनाया गया? लेह में। हम सीधे तौर पर सामान्य ज्ञान की पर ही चर्चा कर रहे हैं, हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं कि आपको बहुत गहराई में जानना है। अब हमें, क्या आप में से कोई छात्र यह बता सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पुनर्गठन अधिनियम, कब भारतीय संसद ने पूर्ण रूप से दोनों संसद के सदनों से पारित हुआ, या कब अपना लिया गया इस कानून को सर्वसम्मति से, अर्थात या मेजॉरिटी बेसिस पर? बहुमत के आधार पर कब अपना लिया गया था? बड़े अफसोस की बात है, ये सब देश, ये सब तारीखें इतिहास का विषय बन गई है। ये 2019 की बात है, पिछले वर्षों तक चर्चा का विषय रहा और प्रतियोगी छात्रों को जानने का विषय रहा, और आने वाले वर्षों में रहेगा। और 1-2 वर्ष नहीं है, 10 वर्ष तक रहेगा, जब तक अब इससे कुछ संबंधित कुछ फेरबदल ना हो। 5 अगस्त को, 5 अगस्त किस वर्ष? वर्ष 2019 को भारतीय संसद के दोनों सदन ने इसे पारित किया था, रेटिफाई किया था। और उसी दिन भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, भारत का राष्ट्रपति, उन्होंने इसे उसी दिन अपना एसेंट दिया था, अर्थात अनुमति इसी दिन दिया था इस कानून को कि हां अब ये लागू हो सकता है। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ 2 था, जो भारत के संविधान में उपलब्ध अनुच्छेद 370 एवं 35A को हटा दिया गया, अर्थात एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके सभी प्रावधानों को, भले ही इस अधिनियम में कुछ उपलब्ध सही प्रावधानों को लिया गया है, लेकिन उससे पहले भारतीय संसद ने सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। जब यह पास हुआ तो यह पूरी तरह से खत्म हुआ। इसकी दो प्रमुख बातें थी, हमें जान लेना चाहिए। पहला तो यह था कि जम्मू कश्मीर का व्यक्ति तो अपने देश के किसी भी हिस्से में आकर जमीन खरीद सकता था और वहां रहकर अपना व्यापार, उद्यम या जीवन की कोई भी गतिविधि कर सकता था, लेकिन बाकी बचे के जो देश के हिस्से के लोग थे, जम्मू कश्मीर में जाकर लैंड परचेज नहीं कर सकते। अब ये कैसा क्षेत्र है कि है हमारे देश का हिस्सा, लेकिन हमारे देश के और नागरिक उस स्थान का लुत्फ न ले सके अधिकृत तौर पे। ये था ना बहुत बड़ी पेचीदी बात। सिर्फ यही एक बड़ा मुद्दा था, यद्यपि और भी मुद्दे थे, जैसे कि आपका इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, वहां नहीं लगता था। वहां जो महाराजा हरि सिंह का रणधीर पिनल कोड है, जो पाकिस्तान में लगता है, अभी भी आईपीसी पाकिस्तान में है, यद्यपि वो भी हमारे पैटर्न पर बदल रहे हैं। अभी हमने परसों चर्चा का विषय आईवीएन पे देख रहा था कि जैसे हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस, रक्षा अध्यक्ष है, उसी तरह वो भी बना रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि हम मास्टर बनेंगे कोलैबोरेशन करने के लिए। सेम पैटर्न में दे फॉलो अस, व्हाट वी अडॉप्ट टुडे दे अडॉप्ट टुमारो। वो जो हम चीज आज करते हैं वो करते हैं, बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपुल ट्रीट द पाकिस्तानी एज अ यंगर ब्रदर। एज योर यंगर ब्रदर मिसबिहेव, दे कैन आल्सो मिसबिहेव एंड टॉलरेट करो भाई। तो यदि पाकिस्तान को यह लगता है कि नहीं भारत मुझसे डरता है, भारत डरता नहीं है। भारत बस ये मान लेता है कि आप हमारे छोटे भाई हो। जब हम आजाद हुए उसी एक दिन पहले हमने आपको आजाद किया कि आप स्वायत्त रहो। अब मिसबिहेव करते रहोगे तो फिर करते रहो। हम माफ करेंगे, लेकिन वक्त वक्त पर कभी थोड़ा बहुत हम लगा दिया करेंगे, ऐसा कि ऑपरेशन सिंदूर में किया। चाहते तो पूरे पाकिस्तान को 4 फाड़ में 3-3.5 घंटे में बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कई बार भारतीय
सरकारों से या जो उनके प्रमुख हैं उनसे कहा है कि we take only 3.5 hours to divide Pakistan in four part and we will give you to rule them as autonomous state। लेकिन इंडियंस को लगता है फिर करेंगे क्या, उससे पहले सुधर जाए, फिर ये कोलैबोरेशन होगा, सारे टेररिस्ट या जो उनकी नर्सरी है इधर आएंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। इसलिए इंडियंस भी अभी बहुत डिले कर रहे हैं। जी, रसिया तो बहुत पहले अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ले लिया। खैर हम इस पर आए, हम कहां से कहां चले जाते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान ऐसा विषय है, ये इस पर रहता है। आ जाए, कौन से अनुच्छेद को हटाया गया? अब आप ये कैंडिडेट्स बताएंगे मुझे, ये इसका कार्यान्वयन अर्थात लागू कब हुआ? ये क्या हो रहा है इस पे? अच्छा, कहां से क्या दिक्कत हो गई क्या? पूरा इरेज कर दिया, नोट डाउन कर लिया था, हैव यू नोटेड डाउन? ये इसका इंप्लीमेंटेशन अर्थात कार्यान्वयन कब हुआ? इंप्लीमेंट कब हुआ? इंप्लीमेंट कब हुआ? क्रियान्वयन, अच्छा लागू कब हुआ? इंप्लीमेंट को अगर आसान शब्दों में समझे तो लागू कब हुआ जम्मू कश्मीर पर ये अधिनियम? दूसरी तिथि है, महत्वपूर्ण इतिहास का विषय है, वनडे एग्जाम से तिथियों को जानना अति आवश्यक है। कब लागू हुआ? बहुत अफसोस की बात है, 31 अक्टूबर को 2019 को ही ये लागू हो गया। अब ये क्यों लागू होगा? भारत के महान एकीकर्ता का जन्मदिन है, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी दिन भारत सरकार राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाती है, नेशनल यूनिटी डे। उन्हें समर्पण, उन्हें ये 31 अक्टूबर इसलिए चूज किया गया कि जिससे उनकी आत्मा को प्रसन्नता मिले कि जम्मू कश्मीर जो हमें मिलाने से रह गया पूर्ण रूप में, अब मिला दिया गया है। अर्थात ये 31 अक्टूबर जो उनका जन्मदिन भी है, उसी दिन भारत सरकार वर्ष 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाती है, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसी दिन इस कानून को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट कर दिया गया। कब? 31 अक्टूबर को। दूसरी तिथि है, दो महत्वपूर्ण तिथियां। कभी भी पूछे किसी भी रूप में, रूप बदल जाएगा, फॉर्म हम भी या आप भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके दरोगा में तो विशेष रूप से कम 3 वाक्य पढ़वाता है, कम से कम मैंने देखा एवरेज 3 लाइन पढ़वाएगा, लास्ट में 1 लाइनर छोटी सी बात पूछ लेगा। इतने बड़े एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा वो डराते हैं कि हम आपको देखो पूरा पैसेज पढ़ो, पूछना वही है। कहने का मतलब ठीक उसी तरह रिक्शे वाले की तरह आपको जाना है स्टेशन, इधर से न ले जाके आप नए हो, अंग्रेज हो, पहले ले जाएगा भंगवा चुंगी घुमाएगा, फिर उधर कचेरी घुमाएगा, फिर कहेगा साहब ना इधर से रास्ता ठीक नहीं था, इधर से, मतलब 3-5 राउंड लेके फिर आपको स्टेशन छोड़ेगा, कहेगा आप 550 रुपए दीजिए। तो है वही काम, है वही काम। जैसे ऐसे अंग्रेजों के साथ दिल्ली वगैरह में होता था पहले, अभी इतने पे अंग्रेज भी चालाक हो गए हैं। ऑटो वाला करता क्या है, आपको खूब घुमाएगा, ले जाके वहीं छोड़ देगा। ठीक उसी तरह परीक्षाओं में घबराना नहीं है, जितना ज्यादा लिखा हो उतना ही ज्यादा आपको घबराना नहीं है, और जितना कम लिखा हो उस पर उतना सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो छोटी चीजें अट्रैक्ट होता है, लेयोरिटी होता है। जैसे जितना भी बड़ा व्यक्ति रहेगा उतना ही सामान्य तरीके से रहेगा। नगाड़े भी बजाने वाले होते हैं, क्या कोट पैंट पहने रहते हैं, और वही ड्रेस पहले अंग्रेज भी पहनते थे पुराने। अगर उस तरह का ड्रेस कोई पहनकर अभी जाए तो कोई सल्यूट करेगा, लेकिन तो उस तरह की चीजें आपको समझना है। कब इंप्लीमेंट हुआ? अब इससे अन्य जुड़ी बातें, राजधानी भी जान गए, कब बिल पारित हुआ, कब अधिनियम बना और कब इसका पूर्ण रूप से रूपेण इंप्लीमेंटेशन हुआ, यह भी आप जान गए। तो अब 2 चीजें जानने को रह गई हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। देश में कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8 है, 60 में जान ले। और यूनियन टेरिटरी हमारे यहां 2 प्रकार से चलती हैं। एक यूनियन टेरिटरीज में एमएलए चुना जाता है, एमएलए अर्थात मुख्य सीएम या डिप्टी सीएम इस तरह का कोई पद हो सकता है, और दूसरा एक में कोई एमएलए या इस तरह का एमपी का चुनाव होता है, लेकिन एमएलए का चुनाव नहीं होता, अर्थात सीएम जैसा कोई पद नहीं होता। ठीक उसी तरह
जम्मू कश्मीर जब राज्य हमारा बना तो इसमें भी दो कैटेगराइजेशन हुआ। जम्मू एंड कश्मीर को स्वतः जो ले लिया गया उसमें तो एमएलए का चुनाव होता है, अर्थात सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर कोई बनेगा, लेकिन लद्दाख में चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। हम जो बात बताने चाह रहे हैं उस पर आइएगा। यहां एमएलए का चुनाव अर्थात लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, जैसे आपने सभासद सुना होगा, पार्षद सुना होगा, जिला पंचायत सदस्य चुना होगा। 3 स्टेज वहां भी फॉलो होता है, 3 स्टेज यहां भी फॉलो होता है, जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उस आधार पर। लेकिन यहां एमएलए नहीं होगा, चीफ मिनिस्टरशिप नहीं होगी। इसी तरह हमारा जो कहने का मतलब था डियर कैंडिडेट्स, यूनियन टेरिटरी हमारी जो संघ शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है या जो संघीय प्रदेश है, तो यूटीज जिसे कहते हैं, 2 तरह से शासित की जाती है। एक में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जिसे एलजी कहते हैं और दूसरे में प्रशासक होता है। तो जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी होता है, वहां यह मान लेना कि चुनाव एमएलए का होता है, चीफ मिनिस्टर रहे या ना रहे, रह भी सकता है और या उसके अंडर में कोई दूसरे पद के नाम से क्रिएट हो सकता है। जैसे दिल्ली है, यहां सीएम होता है, कश्मीर में भी सीएम होता है, पौंडुचेरी में भी होता है कि नहीं होता है, अंडमान में होता है कि नहीं होता है, दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया, वहां होता है कि नहीं होता, चंडीगढ़ में होता है कि नहीं होता। तो जहां नहीं होता कैंडिडेट्स, जहां नहीं होता वहां पर 2 शब्दावली है। जैसे कश्मीर में क्या रहेगा, एलजी रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लद्दाख में क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर, इसे कहते हैं प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक। ज्यादातर भारत सरकार जब से केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था भारत के संविधान में लाई गई, ज्यादातर इन सब पदों पर ब्यूरोक्रेट्स को बैठाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अर्थात या तो कोई आईएएस होगा या आईपीएस होगा या आईएफएस होगा या कोई अन्य ए ग्रेड का सर्विस। लेकिन अब सरकार जो कुछ राजनेता हैं, जो पूर्व में किसी मंत्री पद पर रहे या नहीं रहे, या कोई एकेडमिशियन ही है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही है, या किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, उसे भी एलजी बना सकती हैं। बस उसका कोई क्वालिफिकेशन विशेष नहीं है, विशेष क्वालिफिकेशन नहीं है, वही है जो राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन है, वही है। उम्र 35 होनी चाहिए, पागल ना हो, इस देश के नागरिक हो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। लेकिन आप सोचो कि इस तरह के पदों का क्यों परंपरा लाई गई कि यहां रूल हो, क्यों? क्योंकि यहां का प्रशासन शासन अच्छे से चले, भारत सरकार, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा अच्छे से चलाते हैं, उसमें राजनीतिक बात नहीं होती, इसलिए ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया। तो जब पहली बार जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, तो इन दोनों पदों पर आईएएस ऑफिसर रखा गया जो रिटायर्ड आईएएस था, और इधर भी एक आईएएस रखा गया, रिटायर्ड था। अब इस तरह के पदों पर जो चले जाते हैं, इतिहास में नाम दर्ज ही हो जाता है, उनका भाग्य रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर के पहले एक लाइन में चाहे लिख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर है उसका जम्मू एंड कश्मीर का जो पहला एलजी बने, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। हिंदी में मैं लिख देता हूं, जीसी मुर्मू कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत सरकार के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड आईएएस थे। और लद्दाख का जो प्रशासक बनाया गया, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, प्रशासक, उसे किसे बनाया गया? पूर्व रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, जो डिफेंस का सर्वाधिकारी होता है डिफेंस मिनिस्टर के सेकेंड स्टेज पर। ही इज द मास्टर ऑफ इंडियन डिफेंस, आर के माथुर, आर के माथुर को बनाया गया। अर्थात जब भी कभी आपको प्रश्न बने कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है या लद्दाख के पहले प्रशासक कौन है, ये वन लाइनर में न रटकर इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से इस फैक्ट को आप लर्न कर लें। और मैंने आपको तरीका भी सिखाया है कि जो याद आए अच्छी बात है, जो ना याद आए उसे भूले तो उसे बोल कर बोलो कि आप भूल जाओ,
फिर वो याद आ जाएगा। आर के माथुर का पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर, ये पूर्व रक्षा सचिव है, ये भी रिटायर्ड आईएएस थे। राधा कृष्ण माथुर दोनों बहुत अपने क्षेत्र में उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल की हैं प्रशासनिक व्यवस्था में। ये भी कैग से भी जुड़े रहे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तथ्यात्मक चीजें हैं। अब आपको लग रहा होगा कि लेफ्टिनेंट एलजी क्या होता है। एलजी का पूरा नाम, कुछ बच्चे जो वीडियो वगैरह देखेंगे यूट्यूब पर पता नहीं होता उन्हें, बहुत लेमैन। अक्सर गांवों में बहुत से जानकार लोग कहते हैं आपको अंग्रेजी आती है, और आती है तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दो। अक्सर गांव में या शहरों में ही कई बार मामा चाचा ताऊ आते हैं, अंग्रेजी आती है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दो तो हम जाने आपको। तो आप लोग भी लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताने के चक्कर में याद कर लेना, और कोई ज्यादा बने तो कभी पूछने का प्रयास करना कि लेफ्टिनेंट, क्योंकि इसे फा आता है, लेफ्ट, मैं भी नहीं लिख पा रहा हूं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट इसे कहते हैं। ऐसे वैसे पढ़ा जाएगा ल्यूटिनेंट, लेकिन पता नहीं क्यों प्रोनाउंसिएशन में एफ आता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये लेफ्टिनेंट आर्मी में जो होता है, जो आर्मी में होता है कैंडिडेट एलजी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता, वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो आर्मी में होता है, ध्यान रहे अंतर यही है। एलजीओ भी कहा जाता है, एलजीए भी, लेकिन वो उसे एलटी लेफ्टिनेंट जनरल, इसे एलटी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसे शॉर्ट में कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में इस तरह की शब्दावलियां कई बार आती हैं। दरोगा में तो ये शब्दावली नहीं आएगी, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में आपको निश्चित आती रहती है। इसे कहते हैं हिंदी में उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर को उपराज्यपाल कहते हैं। ये राज्यपाल होता है आधा आधा राज्यपाल, राज्यपाल की जो हैसियत होती है उससे उसकी आधी होती है। नोट डाउन कर लिया। प्रशासक जान रहे हैं कि जहां एमएलए का या चीफ मिनिस्टरशिप नहीं है वहां प्रशासक शब्दावली दी जाती है, और बाकी लेफ्टिनेंट। मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में सुना है आप? कब लागू हुई मेक इन इंडिया? मतलब विदेशी कंपनियां जो आज ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, एमएनसीज आ रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, कोई भी उससे बच नहीं पा रहा है। कितना भी स्वदेशी बोले, एक चाहे आपके घर में कलम ही क्यों ना हो, विदेशी कंपनी की है। चाहे कॉस्मेटिक्स ही क्यों ना हो, विदेशी कंपनी का है। आप कितने भी आप खादी का चीजें यूज करते हो, कोई ना कोई कपड़ा आपके घर में है। तो जो मेक इन इंडिया मुहिम कब चलाई गई थी? 28 सितंबर 2014 को जो मेक इन इंडिया अभियान है वो लागू हुआ। 28 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कब लागू हुआ था? 28 अभियान है, ये प्रोग्राम भी नहीं है। 28 सितंबर 2014 को। यद्यपि इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर के अभिभाषण पर लाल किले की प्राचीर से अनाउंस कर दिया था, कम मेक इन इंडिया, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, जीरो इन्वायरमेंट, मतलब प्रमोट इन्वायरमेंट प्रमोशन के लिए जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का भी वाक्यांश इन्होंने दिया था। 15 अगस्त को इन्होंने अपने अभिभाषण में घोषणा, दुनिया की जो कंपनियां हैं एमएनसीज मल्टीनेशनल, उन्हें इनवाइट किया था खुलेआम 2014 को। लेकिन इस अभियान को, मेक इन इंडिया कैंपेन को अधिकृत तौर पर अर्थात 10 वर्ष से अधिक बैठ गए। एक तिथि है, एक आध जगह मुझे मिली थी, पूछ लिया था इस अभियान को, तब मैं चर्चा कर रहा। टाइम हो गया क्या? अभी कितना बज रहा है? अभी है टाइम को?